हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ग्राफिकल मोशन के बारे में। और सीधे सब अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अगर हमें मोशन पता है, उसका कर्व अगर हमें दे रखा है, ग्राफ दे रखा है, तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करने का काम करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते, पहले स्टार्ट करते हैं स्मॉल क्वेश्चन से, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन से। तो मान लो ये हमें दे रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे एक लाइन हमें दी गई है और इस लाइन का स्लोप हमें पता है कि ये हमारा थीटा है। जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो इन जनरल है, मतलब उस जो यहाँ पे तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीके को आप यूज करके कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जनरल मेथड में आपको बता रहा हूँ। अगर इसमें पूछा जाए कि यहाँ पे इसका बताना मैं एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपली जो हमारा ये एंगल दिया गया है इसका टेंजेंट निकाल देना, मतलब टेन थीटा की वैल्यू आपको निकाल देनी है, तो एक्सीलरेशन आपको मिल जाएगा। अगर मान लो किसी केस में अगर ये हमें थीटा ना गिवन हो और उसके अलावा हमें पता हो कि ये हमारा कोई पॉइंट है और यहाँ पर भी एक हमारा पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे हमारी वेलोसिटी v1 हो गई, यहाँ पे वेलोसिटी v2, यहाँ पर टाइम t1 है और यहाँ पर टाइम t2 है, तो उस केस में जो हमारा एक्सीलरेशन आएगा वो हो जाएगा फिर हमारा सिंपली जो फॉर्मूला सेम हम वही यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, बस केवल उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। जो हमारे यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी है वो है v2 माइनस v1 और जो इसमें टाइम लगेगा वो हो जाएगा t2 माइनस t1। अगर आप देखो तो जो हमारी ये v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 है, इसको मैं लिखना चाहूँ तो ये टेन थीटा के इक्वल आ जाएगी। अब वो कैसे आएगी ये एक बार देख लेते हैं। तो मैं इस लाइन को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ। ये अगर एंगल थीटा है तो जो ये वाला एंगल है ये भी थीटा हो जाएगा, और जो ये वाली साइड है ये हो जाएगी v2 माइनस v1, और जो ये वाली साइड है ये हो जाएगी मेरी t2 माइनस t1। अब टेन थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो अपोजिट साइड होती है अपॉन में एडजेसेंट साइड, और हाइपोटेनस हम यूज नहीं करते हैं, और बाकी जो परपेंडिकुलर बेस वगैरह से आप जो लोग पढ़ते हैं वो आपको पता होगा किस तरीके से आप यूज करते हो। तो यहाँ पे हम सिंपली a बराबर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 इज इक्वल टू टेन थीटा हम रख सकते हैं, तो इससे हमें एक्सीलरेशन पता चल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली बात ये है, जो ये थीटा एंगल बना हुआ है ये मेरा टाइम एक्सिस के साथ है। अगर वहीं पे अगर मान लो कि क्वेश्चन मेरा चेंज हो जाए, क्वेश्चन हमसे कह दे कि जो वेलोसिटी टाइम एक्सिस है उसमें जो ये एंगल है ये थीटा मुझे दे रखा है वेलोसिटी एक्सिस के साथ, तो उस केस में जो हमारा एक्सीलरेशन हो जाएगा वो होगा 1 अपॉन टेन थीटा, और सिंपली कहें तो कॉट थीटा, क्योंकि फिर जो हमारा टी के साथ जो हमारा एंगल होगा वो हो जाएगा पाई माइनस थीटा, और हम जो टी के साथ जो एंगल होता है उसका टेंजेंट निकाल देते हैं, तो सॉरी ये पाई नहीं पाई बाई 2 होगा, तो मतलब 90 माइनस थीटा, और 10 90 माइनस थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा। तो इतना तो आपको पता ही होगा। अब इसके अलावा अगर हमें मतलब दो ऑब्जेक्ट दे रखे हों, उनकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है इस तरीके से, मान लेते हैं कि एक के लिए ये है एक के लिए ये है, यहाँ पर वेलोसिटी है यहाँ पर टाइम है, ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। पूछा जाए कि इसमें से किसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, तो सीधी सी बात है आपको उसमें एंगल देखना है टाइम के साथ, टाइम एक्सिस के साथ किसका ज्यादा है। तो जो b है b का टाइम जो एंगल होगा टाइम एक्सिस का वो कम है a के कंपेरिजन में, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ जो एक्सीलरेशन है a का वो ग्रेटर देन है एक्सीलरेशन ऑफ b। तो ये हो गया हमारा मेथड इसे सॉल्व करने का। अब इसके बाद मान लो कि अगर कंडीशन थोड़ी सी हम चेंज कर देते हैं, ये तो था हमारा एक्सीलरेशन निकालने का। अगर यहीं पर हमसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा एक कर्व बना हुआ है वेलोसिटी टाइम, तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, या फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यम। तो जो हमारा एक कर्व बना हुआ है, अगर पूछा जाए कि हमारा जो टाइम t1 है और ये हमारा टाइम हो गया t2, तो t1 से t2 के बीच में जो हमारी
डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा। अगर पूछे वो हमसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपली जो हमारा ये एरिया है इसके बीच में ये वाला, इसको कैलकुलेट कर देना है। तो T1 T2 हो गया, मैं इसको मान लेता हूँ यहाँ पे हमारा पॉइंट P है और यहाँ पे हमारा पॉइंट Q है। तो हमें बताना है सिंपली एरिया ऑफ, AR मतलब एरिया से है मेरे यहाँ पे, हो जाएगा PQT2T1 का एरिया निकालना है। और एरिया किस तरीके से निकालना है ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, या तो आप इसे रेक्टेंगल ट्रायंगल में ब्रेक करके कर लीजिए या फिर सीधे एक ट्रेपेजियम बना हुआ है वहां से सॉल्व कर लीजिए। तो इसके बाद हम एक करते हैं क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड है। तो सिंपली मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कुछ इस तरीके से, ये हुआ ऐसे और ये हुआ ऐसे और ये हमारा आ जाता है इस तरीके से नीचे की तरफ। और जो यहाँ पे वेलोसिटी है मेरी वो है हमारी 50 और ये मीटर पर सेकंड में है, सीधी सी बात है। और टाइम हमारा सेकंड में है, ये गिवन है। और यहाँ पर जो टाइम है इनका वो मैं अगर देखूं तो यहाँ पर टाइम है इसके लिए 5 और इसके लिए है 7 और इसके लिए है हमारा 10, मतलब 5, 7 और 10 सेकंड हमें दे रखे हैं। ये बताया जाए ये हमारा O हो गया, ये पॉइंट A है, ये B है और ये फाइनल पॉइंट C है। अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि जो उसमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वो हमें बतानी है। तो जो टोटल डिस्टेंस होगी हमारी यहाँ पर टोटल डिस्टेंस तो वो हो जाएगी हमारी, इस एरिया को मैं A1 मान लेता हूँ, इसको A2 मान लेता हूँ, इसको A3 मान लेता हूँ। तो ये हो जाएगी हमारी A1 प्लस A2 प्लस A3। ए जो यहाँ पे है वो हमारा एरिया को शो कर रहा है। तो एरिया निकालें तो 1/2 A1 1/2 बेस हो गया इसका, 0 से 5 इसका मतलब 5 हो गया। और हाइट की बात करते हैं तो ये हमारी इस एक्सिस मतलब y पे वो 50 तक जा रहा है, तो ये हो जाएगी हमारी 50 प्लस A2 की बात करें तो ये रेक्टेंगल की तरह काम कर रहा है, इसकी जो विड्थ है वो 5 से 7 के बीच में है, तो इसका मतलब 2 हो गई क्योंकि 7 में से 5 को माइनस करना है। इसके बाद जो इसकी हाइट है वो भी हमारी 50 ही है। इसके बाद जो थर्ड ट्रायंगल है उसके लिए कहें तो 1/2 बेस उसके लिए हो गया 3 और उसके लिए जो हाइट है वो भी हमारी 50 है। और जब मैं इसको टोटली निकाल के जब मैं इसको ऐड करूंगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी मेरी 300 मीटर। बाकी इतना तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्लस तो ऐड करना तो आता होगा, अगर वो भी नहीं आता है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, आई कैन नॉट टीच यू हाउ टू ऐड द नंबर्स। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, ये इसके अलावा हमें दूसरे तरीके के क्वेश्चंस दे रखे हैं तो हम उनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मतलब निकाल लिया डिस्टेंस निकालना, मैंने एसिलेशन आपको मैंने निकालना बता दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, और उसके साथ साथ जो एसिलेशन है वो भी मैंने आपको निकालना बता दिया। और लेकिन मान लो कि अगर हमारा कर्व है वो कुछ इस तरीके से हो जाए, मतलब पहले तो हमारा ऐसे जाए फिर वो ऐसे जाए और फिर वो ऐसे आ जाए। तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं मान रहा हूँ कि ये हमारी वेलोसिटी यहाँ पे हमारी 5 है और जो हमारा नेगेटिव में गया ये भी हमारा -5 है। ये हमारी वेलोसिटी एक्सिस है, ये हमारी टाइम एक्सिस है। यहाँ पर टाइम में मान लेता हूँ कि 10 सेकंड है और यहाँ पे मान लेता हूँ मैं हमारा 18 सेकंड है। अब क्वेश्चन है कि अगर इसमें हमें डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। तो इस एरिया को मैं A1 मान लेता हूँ, इसको एरिया को A2 मान लेता हूँ। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मुझे निकालनी है डिस्टेंस और उसके साथ साथ मुझे कैलकुलेट करनी है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली बात है वो ये कि जब भी हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो मतलब डिस्टेंस का जो फॉर्मूला मतलब जो वैल्यू मैं निकालूंगा वो हो जाएगा सीधा सिंपली जो एरिया है दोनों का वो मुझे ऐड कर देना है। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की तो इसका मतलब ये है कि जो एरिया A1 है उसमें से मुझे A2 का एरिया माइनस कर देना क्योंकि वो टाइम एक्सिस के नीचे है इसलिए। तो मैं यहाँ पे A1 का एरिया अगर निकाल लेता हूँ तो हो जाएगा 1/2 और जो उसका बेस है वो 10 हो गया, हाइट उसकी 5 हो गई। आई होप कितना समझ में आ रहा है बेस और हाइट मैंने कैसे निकाले हैं। तो ये हो जाएगी हमारी 25 और A2 की अगर वैल्यू मैं निकालूं तो ये हो जाएगी 1/2 और यहाँ पे जो हमारा बेस है इसके लिए 8 हो जाएगा और हाइट हो जाएगी इसके लिए भी 5। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी 20।
तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो ये हो जाएगा 25 प्लस 20 इक्वल टू 45, और इसके लिए बात करूँ तो ये हो जाएगा 25 माइनस 20 इक्वल टू 5। ये मीटर में रहेगा क्योंकि ये हमें गिवन है। अब आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा। तुम अब इसके बाद मान लो कि हमारे पास वेलोसिटी टाइम के अलावा पोजीशन टाइम ग्राफ हो, तो कैसे हम उसको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, क्योंकि जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें पढ़ा है सीधे सिंपली हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ मान लेते हैं कि ये हमारा पोजीशन हो गया और ये हमारा टाइम हो गया। अगर मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन हमारी सीधी ऐसे है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। बाकी आपको पता चल गया होगा क्यों, क्योंकि जो इसकी पोजीशन है एक्स नॉट मान लेते हैं यहाँ पे, अगर तो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो इसीलिए हमारा रेस्ट पर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मान लेते हैं कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ हमारा इस तरीके से हो, एक स्ट्रेट लाइन हो, ये हो गया एक्स और ये हो गया टी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। तो उसको निकालने का तरीका यहाँ पे हम मतलब लिख देते हैं कि यहाँ पे ये हो गया यूनिफॉर्म, या तो स्पीड होगी या फिर वेलोसिटी होगी। और अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्पीड यूज करें या फिर वेलोसिटी, दोनों एक ही बात है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इस केस में अगर हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ जाए तो सेम वही तरीका, ये अगर एंगल थीटा है, ये हमारा x1, ये x2, ये t1 और ये t2, तो वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं सिंपली tan थीटा से, और इसी को लिख सकते हैं हम फिर x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। ये हो गई हमारी सिंपल वैल्यू। तो ये था हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। अब मान लो कि इसके अलावा एक और दूसरे तरीके से कर्व आ जाता है। कर्व को हम मान लेते हैं कि अभी तक हमारा था स्ट्रेट लाइन, अभी हमारा कर्व कुछ अलग आ जाता है, मतलब कि जो कर्व है वो हमारा इस तरीके से हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लें, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है और किसी और तरीके का, तो ये हो गया एक्स और टी। तो यहाँ पर जो हमारा कर्व है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ऑब्जेक्ट हमारा एसिलेशन में है, मतलब कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी में लगातार चेंज हो रहा है। तो ये हमारा हो गया एसिलेशन। और एसिलेशन निकालते कैसे हैं, तो इस बात के लिए पहले जो हमारा ये कर्व दे रखा है, अगर मैं इसको एफ टी मान लूं तो मतलब कर्व की कुछ इक्वेशन मुझे पता होगी, फिर मैं उसका स्लोप निकालूंगा, पहले मैं उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा, फिर उसको सेकंड डेरिवेटिव करूंगा, तो जब जाके मुझे एसिलेशन मिलेगा। बाकी हम इसे करते कैसे हैं वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ग्राफिकल मेथड से और कैलकुलस मेथड से किस तरीके से हम उसे निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।